जो शब्द है वो तो हमारा ओरिजिनल शब्द है। मैं कभी भी हाइपोथेटिकल चीज में नहीं जाता कि यदि ये होगा तो क्या होगा और यदि वो होगा तो क्या होगा। माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय कलराज मिश्र जी वे लोग हैं जिन्होंने मुझे सर्वप्रथम पार्टी में लेकर और चुनावी राजनीति में सबसे पहले टिकट दिया था। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा मैं। तो ये हिंदुस्तान नाम कहाँ से आया? ये हिंदू राष्ट्र ही तो हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव सहारनपुर से न केवल आप तैयारी कर रहे हैं, अपितु आप जनपद के लाखों लोगों की अपेक्षा भी है और पहली पसंद भी है। जी हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद राघव लखन पाल जी की। राघव लखन पाल शर्मा जी अभी हाल ही में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चर्चाएं खूब है आपको लेके जाए, तैयारी कैसी है लोकसभा चुनाव की आपकी? हम तो पिछले 5 वर्षों से लगातार जनता के बीच हैं, जनता के कार्यों में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। चाहे कोरोना काल का समय रहा हो, उस समय भी हर तरह से जनता की उस तकलीफ़ को कम करने का एक प्रयास किया गया। और फिर लगातार उसके बाद भी चाहे आपदा किसी प्रकार की आई हो, अभी हाल ही में जिस प्रकार से बाढ़ आई उसमें भी हमने लोगों की मदद करने का एक प्रयास किया। और क्योंकि हमारी पार्टी की एक नीति रहती है कि हम केवल चुनाव के समय काम नहीं करते, हमारा काम 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के 365 दिन साल के चलता रहता है। चुनाव को लेकर अगर हम बात करें, यूथ और बूथ हमेशा मजबूत होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि यूथ और बूथ आपका मजबूत है? देखिए, हमारे देश को ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में कि यूथ अपने आप में ही बहुत चार्ज्ड अप है, बहुत उनके प्रति आस्था रखता है। क्योंकि संगठनात्मक जो रचना है भारतीय जनता पार्टी की, ये तो मानी जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो हमारा कार्डर बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से धरातल पे मैं नहीं समझता और किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना मजबूत संगठन होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतना मजबूत संगठन होगा, मैं नहीं समझ रहा इस बात को। लेकिन गठबंधन तो बहुत मजबूत होकर आ रहा है इस बार, पता नहीं कहाँ कैसे पार पाएंगे उस चीज़ को लेकर, आप बताएं। नहीं, मजबूती कहीं दिखे तो सही। मजबूती आखिरकार अगर हम यूपी की बात करें तो वो मजबूती गठबंधन हुआ तो था, अभी पिछले वर्ष किया था विधानसभा इलेक्शंस के लिए। और उसमें आपने देख ही लिया कि जनता की पहली पसंद क्या है। जनता अब केवल नारों पर साथ नहीं चलती, काम पर साथ चलती है। केवल इस बात पे आप भ्रम फैलाएं कि हमारा गठबंधन ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा। जनता अनुभव कर रही है, वो एक्सपीरियंस स्वयं ले रही है किस प्रकार के कार्य सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। तो उसका असर हमें चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूत नहीं है, लेकिन जिस गठबंधन की आप बात करें उस गठबंधन से जो है सरकार में रहते हुए भाजपा जो है पूरे देश का नाम बदले जा रही है। इंडिया अब इंडिया नहीं रहेगा, भारत के नाम से जाना जाएगा। क्या एक गठबंधन का प्रति डर नहीं है तो क्या है फिर बीजेपी का जो है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, पुरातन नाम क्या है? वे तो भारत ही तो है। नहीं, नाम तो तीनों है सर, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है और इंडिया भी है। लेकिन अब हाल में इसको बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी है बीजेपी को? इंडिया केवल जिन लोगों ने कॉलोनाइजेशन किया था, यूरोप के जो लोग थे, उसमें इंग्लैंड था, उसमें पुर्तगाल था, फ्रांस था, ये भारत की खोज करना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे भारत को, और इन्होंने नाम रखा हुआ था इंडिया। और वही नाम चलन में आ गया जब वो लोग आकर यहाँ बस गए और उन्होंने हुकूमत चलाई, शासन चलाया। नहीं तो उससे पूर्व इंडिया नाम इंडिया में तो नहीं चलता था। कम से कम बाहर के लोग उसको इंडिया कहते होंगे, लेकिन जो पुरातन नाम है हमारा वो तो भारत है। बहरहाल विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आज भारत में ये परिस्थितियां हैं कि हम अपनी संस्कृति पे, अपने इतिहास पर गर्व करना सीख रहे हैं, जो हमने भुला दिया था। लेकिन सर, अगर हम बात करें नए भारत की, तो संविधान भी इसी के नाम पे बना हुआ है, करेंसी भी इंडिया के नाम पे बनी है, तमाम चीज़ें इंडिया के नाम पे बनी है। किस किस चीज़ को बदलना, फिर क्या क्या बदला जाएगा? नहीं, तो अभी ऐसा कोई निर्णय तो हुआ नहीं है, वो जिस प्रकार का भी होगा। पर हमारा कहना केवल एक है, भारत जो शब्द है वो तो हमारा ओरिजिनल शब्द है। देश का जो नाम है
भारत, वो तो पुराना नाम है, तो उससे क्या बैर, उससे क्या दिक्कत है लोगों को। एक देश एक चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर सरकार जो भी मंथन कर रही है और जो भी निर्णय करेगी वो सबको स्वीकार्य होगा। ये बात सच है कि बहुत समय, बहुत संसाधन, बहुत रुपया, बहुत एनर्जी कहीं ना कहीं ज़ाया भी होती है जब इतने सारे चुनाव अलग अलग कराने पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बचत होगी समय की और संसाधनों की और ऊर्जा की, यदि ये एक साथ हों। बाकी जिस प्रकार का भी निर्णय सरकार करेगी वो स्वीकार्य होगा। चर्चित नेता इमरान मसूद बसपा से निष्कासन हुआ है, क्या इसका कोई चुनाव पे असर देखने को मिलेगा? कभी निष्कासित हैं, कभी परिवर्तित स्वयं कर लेते हैं। अब दरवाजे खटखटा रहे हैं ना जाने कहाँ कहाँ के, लेकिन वो सारे दरवाजे बंद हैं अंदर से, कोई खोलने को राज़ी नहीं है, क्योंकि उनके इतिहास से अच्छी तरह से परिचित हैं सभी राजनीतिक दल। उन्होंने हर किसी न किसी समय पर हर किसी राजनीतिक दल को धोखा दिया है, और मैं समझता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं अच्छी तरह से। वो चाहे अब कहीं भी जाएं या ना भी जाएं तो बात बराबर ही रहेगी। हम बोल रहे हैं कि ये चुनाव तो लड़ा जाएगा, भले निर्दलीय लड़ा जाए, किस तरह से आप देखते हैं उस चीज़ को, या क्या समीकरणों पे कोई फर्क पड़ेगा उनके लड़ने ना लड़ने से? देखिए, हम चुनाव में जाएंगे अपने कार्यों को लेकर। हम चुनाव में जाएंगे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी द्वारा पिछले 9 वर्षों में और पिछले 7 वर्षों में किए गए विकास के कार्यों को लेकर। यही हमारा प्लैंक है। हम ये नहीं देखते कौन कहाँ से लड़ेगा और कौन क्या समीकरण बनाएगा, क्योंकि विकास ही मेन मुद्दा है और उसी पर हमारा फोकस है। जनपद की बड़ी समस्या क्या मानते हैं जिसका आप समाधान कराना चाहते हैं? देखिए, जनपद में एक बहुत बड़ी बात ये है, हम चाहते हैं यहाँ पर रोज़गार के साधन उपलब्ध हों, और हमारा फोकस इस पे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना करी, तो कहीं ना कहीं शिक्षा पर तो हमारा ध्यान था ही। हमें ये लगता है कि उसकी जब पूर्ण रूप से स्थापना हो जाएगी तो रोज़गार के नए साधन सृजित होंगे। यहाँ पर प्लाईवुड उद्योग स्थापित हो, उसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत भारी मात्रा में पॉपुलर जो है पड़ोस के ज़िले में दूसरे प्रदेश में जाता है, और किसानों को इससे 2 लाभ होंगे। एक तो उनका जो पॉपुलर है वो यहीं पे खप जाएगा, और साथ के साथ किसान का यदि एक बेटा किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, तो दूसरा बेटा ऐसी किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड होकर उसको रोज़गार मिल सकता है, घर का खर्च और बेहतर हो सकता है। जहाँ तक बुनियादी ढांचे की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमने चारों आप दिशाओं में देख लीजिए जिस प्रकार से हाईवेज, बाईपास और रेलवे नेटवर्क जो है उस पर हमने बहुत मजबूती से काम किया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, लोग पूंजी निवेश करें सहारनपुर में, ताकि सहारनपुर अपने आप में व्यावसायिक रूप से, औद्योगिक रूप से एक प्रमुख स्थान बने। यूनिवर्सिटी स्थापित करने में आपका बड़ा योगदान रहा है। अगर आप सदन में जाते हैं तो अगली सौगात क्या होगी कानपुर वासियों के लिए? देखिए, हम चाहते हैं एक तो ये पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए, और यहाँ पर जितनी भी एक उत्तम विश्वविद्यालय में जो अपेक्षा जनता की होती है, जो स्टूडेंट्स की होती है वो पूर्ण हो, जो क्षेत्र की होती है वो भी पूर्ण हो। साथ के साथ जैसे मैंने कहा, यहाँ पर पूंजी निवेश हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, नए बिजनेस शुरू हों। विकास के रूप में आप जानते हैं कि एक्सप्रेसवे बन रहा है जो सहारनपुर से होकर और दिल्ली और देहरादून को कनेक्ट करने वाला है। सहारनपुर की रिंग रोड अभी अधूरी है। जो ये देवला वाला बाईपास बन जाएगा जब ये, तो हम इसको अपने बाईपास से जोड़ेंगे जो हरोड़ा पे आके निकलेगा। तो एक प्रकार की रिंग रोड सहारनपुर की बन जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी और शहरी क्षेत्र को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जहाँ तक प्रश्न है, जैसे सड़कों का काम है, हर गांव में हर घर नल वाली योजना है, सहारनपुर में स्मार्ट सिटीज़ का कार्य जो है वो पूर्ण हो, और लगे कि हाँ सहारनपुर सही मायने में एक विकसित शहर है, ताकि हम पूंजी निवेशकों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक और जो हमारा जिस पर कार्य चल रहा है और जिसकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है, वो है माँ शाकुंभरी देवी मंदिर का जो विकास है, उस क्षेत्र का विकास। वहाँ पर एक पुल का निर्माण प्रस्तावित है, उसकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है। रेलवे लाइन वहाँ से होते हुए और देहरादून तक जाएगी। तो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी सहारनपुर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बने, इस ओर भी हमारा फोकस रहेगा।
सर क्या आपको नहीं लगता जो है सहारनपुर या जनपद वासियों को जो है स्वास्थ्य सेवा को लेकर जो है एम्स जैसी सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे सर आपके? हमारा यही प्रयास है, हमने पूर्व में भी किया था, लेकिन कार्यकाल क्योंकि बढ़ नहीं पाया कि हमारा जो ये मेडिकल कॉलेज है ये एम्स में परिवर्तित हो। यहाँ पर केवल जूनियर रेजिडेंट्स ही ना होकर ये अपने आप में एक फुल फ्लेजेड एस्टेब्लिशमेंट हो, और जहाँ पर सहारनपुर के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके स्वास्थ्य की दृष्टि से, और बाहर से आसपास के जो हमारे जनपद हैं वहाँ के लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो ये हमारा बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि हम इसको एम्स में परिवर्तित करें। सर हालांकि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, लेकिन चुनाव की बात होती है, हाईकमान कोई भी फैसला ले सकता है। अगर हाईकमान ने जाए सिंबल किसी और देने का काम किया, किसी और व्यक्ति को देने का काम किया जो दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे समय में राघव लगनपाल क्या फैसला लेंगे उस समय पे आप? मैं कभी भी हाइपोथेटिकल चीज़ में नहीं जाता कि यदि ये होगा तो क्या होगा और यदि वो होगा तो क्या होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय हमारा हाईकमान लेगा और हम निश्चित रूप से सहारनपुर लोकसभा सीट को जीत कर लेंगे। हालांकि जो राजनीति जो संभावनाओं की हमेशा जुड़ी रहती है सर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें आपकी राजनीति जो है विरासत में मिली हुई राजनीति है, तो इस विरासत की राजनीति आज जिस मुकाम पे है उसका श्रेय जो है पिताजी को देना चाहेंगे। बड़े नेता रहे हैं निर्भयपाल शर्मा जी, जन जन के हार्ट में बसने वाले नेता रहे हैं, तो उनको देना चाहेंगे या हाईकमान को देना चाहेंगे या जनपद की जनता को देना चाहेंगे? देखिए, जो लोकप्रियता स्वर्गीय निर्भयपाल शर्मा जी की इस जनपद में रही है वो मतलब लोगों के दिलों में है। आप लोगों से बात करें तो आप समझते हैं उस चीज़ को। तो मेरे लिए सदा वो ही मेरी प्रेरणा रहेंगे। लेकिन आज यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो हमारा जो नेतृत्व है पार्टी का, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय कलराज मिश्र जी, वे लोग हैं जिन्होंने मुझे सर्वप्रथम पार्टी में लेकर और चुनावी राजनीति में सबसे पहले टिकट दिया था। और उसके बाद निरंतर आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय योगी जी का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का, हमारे समस्त जो नेतृत्व है उनका बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की प्रेरणा से आज मैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मैं अपने आप को कोई राजनीतिज्ञ या कोई नेता ना मानते हुए ये सोचता हूं कि यदि मेरे प्रयास से किसी एक व्यक्ति का, किसी दो व्यक्तियों का भी एक दिन में कुछ भला होता है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो फिर मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। और उसके लिए हमारी प्रेरणा के स्रोत माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी। सर सहारनपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, कैसा रहा है आपका सफ़र? कैसा देखते हैं इस चीज़ को? जो है जीरो से, पिताजी नहीं थे, तमाम दिक्कतें थी, समस्याएं थी, जनपद वालों की अपेक्षाएं भी थी, चुनाव भी लड़ाए, जीते भी हैं, हारे भी है, फिर लोकसभा तक का सफ़र किया है, बीच में हार भी देखने को मिली है 2019 में। तमाम सफ़र को कैसे देखते हैं? युवा है आप, राजनीति में अगर हम बात करें। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा मैं। तो हारता तो वो है जो हार से कुछ सीखता ना हो, गिरता तो वो है जो गिरने के बाद उठ ना पाता हो, संभल ना पाता हो। हम अगर असफल हुए किसी चुनाव में तो हमने उससे बहुत सीख ली है, और अब हम और मजबूती से और दृढ़ता से और जहाँ कहीं भी कमी रही हो उन कमियों को सुधारते हुए मैदान में उतरेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग की जा रही है, कैसे देखते हैं? उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। आपने कहा अभी हिंदुस्तान, तो ये हिंदुस्तान नाम कहाँ से आया? ये हिंदू राष्ट्र ही तो हो गया। और यहाँ ये जो हिंद का जो इलाका है इसमें रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं जो हिंदू संस्कृति का पालन करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। और अब भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक गौरव और गर्व की बात है। देश बीजेपी को देख रहे हैं कि कब जनसंख्या कानून लागू होगा। आप सदन में जाते हैं तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? हालांकि आप सदन के एक सदस्य रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से क्या प्रयास रहेगा, थोड़ा बताएं। मैंने पहले भी सदस्य रहते हुए जनसंख्या नियंत्रण एक नीति का एक विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल
सदन में पेश किया था। उस पर चर्चा भी प्रारंभ हुई थी। मेरा विषय भी YouTube पर उपलब्ध है, जो मैंने 40 मिनट में रखा था वहाँ पर, और उस पर कुछ दो तीन लोग बोले भी, माननीय सदस्य जो हैं। लेकिन क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नीति इस दिशा में बननी आवश्यक है, ताकि कहीं भी कोई असंतुलन ना बने और जो हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो उसी रूप में बना रहे, उसमें सुधार हो। तो इस ओर ध्यान देना अच्छी बात होगी। सदन में जो है महिला बिल पास हो चुका है, क्या इसका चुनाव में कोई लाभ मिलने वाला है? ये तो एक ऐतिहासिक पल है। नारी शक्ति, महिला शक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं। और जिस देश ने भी तरक्की करी है, अगर हम आज चाइना की बात करें तो चाइना ने तब उसका विकास हुआ कि जब वहाँ की आधी आबादी घर से बाहर निकली और सभी स्फेयर्स में उन्होंने अपना नाम बनाया। तो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। लंबे समय से हमारी पार्टी की ये प्रथा रही है कि संगठन में महिलाओं को उचित स्थान दिया जाए, उनकी भागीदारी हो, और उस दिशा में हमारी पार्टी ने हमेशा काम किया है। तो हमारी पार्टी की सोच के अनुरूप ही, हमारे नेतृत्व की सोच के अनुरूप ही ये भी हुआ है कार्य। और मैं बधाई देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए। आधी आबादी की आप बात कर रहे हैं, महिला बिल, क्या बीजेपी के साथ खड़ी होगी आधी आबादी? आपको लगता है ऐसा है? वो आधी आबादी, चुनाव की बात करता हूँ, वो आधी आबादी तो खड़ी ही है बीजेपी के साथ। और मैं समझता हूँ वे महिलाएं भी जो कहीं ना कहीं 3 तलाक जैसे काले कानून, काली प्रथाओं से पीड़ित थीं, और 3 तलाक को हटाने का जो एक सुनहरा कानून आया, और जिस समय मैं भी उस सदन का सदस्य था, तो निश्चित रूप से वो आधी आबादी हर वर्ग की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय मोदी जी में उनकी आस्था है। जीडी न्यूज़ के माध्यम से जनपद वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है सहारनपुर को एक उत्तम जनपद बनाने के लिए, एक ऐसा स्थान बनाने के लिए कि जो सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र हो हर दृष्टि से, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार, पूंजी निवेश, सुरक्षा और क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुणवत्ता हो यहाँ जीने में। तो इस प्रकार का जो हमारा मन में एक स्वरूप है वो धरातल पर पूर्ण हो, हमारा स्वप्न ये साकार हो, इसके लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। यही मेरा संदेश है कि सब अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सहयोग करें सरकार का। तमाम मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी कर रहे थे। हमारे साथ में थे पूर्व सांसद रघुनाथ जी। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।